हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग एंजाइम्स। और इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, जिसमें हमने माइकलिस मेंटन प्लॉट और लाइन वीवर बर्ग प्लॉट के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर बताएंगे क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो एंजाइम काइनेटिक्स होता क्या है, ऑलरेडी हमने आपको बताया था। रिएक्शन की स्पीड, ये कह सकते हैं वेलोसिटी को हम स्टडी करते हैं और उसी को एंजाइम काइनेटिक्स कहा जाता है। तो एंजाइम्स क्योंकि एक बायोकैटलिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। किस तरीके से काम करता है, तो जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ वो बाइंड होता है और बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एंजाइम से रिलीज हो जाता है। ये जो एंजाइम है अगेन जो है नेक्स्ट सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड होता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है, मान लो जैसे 1 मिनट में 10 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कह सकते हैं 1 मिनट में 10 सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस रिएक्शन का वो रेट हो गया। और अगर एंजाइम उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मैं 1 मिनट में लगभग 100 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यह कह सकते हैं 100 सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो इसी तरीके से एंजाइम जो है काम करता है। तो जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है मींस रेट ऑफ रिएक्शन, हम कैसे पता लगाएंगे, कितना जो है कितने रेट में जो है सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, इन यूनिट टाइम, या कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इन यूनिट टाइम, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एंजाइम का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पीएच किस तरीके से अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम के प्रेजेंस में क्या अफेक्ट होता है, मॉड्यूलेटर्स, इनहिबिटर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, टाइम, लाइट एंड रेडिएशन। तो आइए एक एक करके जानते हैं डिटेल में इन फैक्टर्स को। तो सबसे पहले जानते हैं एंजाइम का कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम के कंसंट्रेशन से। ऑब्वियसली जब हम एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अनलिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एंजाइम का कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा और मींस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में क्या है, एंजाइम कंसंट्रेशन है, और वाई एक्सिस में एंजाइम एक्टिविटी मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे जैसे हम एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था इस ग्राफ में देख सकते हैं एंजाइम का कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्ट्रेट लाइन कब होगा, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब स्टडी इंक्रीज द सबस्ट्रेट अवेलेबल, मतलब कि सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी भी साथ साथ में हम बढ़ाते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट जो है एक्सेस में होगा तो ही जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंजाइम के कंसंट्रेशन से। लेकिन अगर सबस्ट्रेट जो है लिमिटेड है, सब पूरा का पूरा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या होगा, एंजाइम के कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ा ले रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अगेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ता है, लेकिन कब तक, जब तक कि जितने भी एंजाइम अवेलेबल है वो सैचुरेट नहीं हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो आप ग्राफ देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में हमने प्लॉट किया है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस में हमने प्लॉट किया है रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज वी मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो इस जो ग्राफ जो बना है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियली क्या हो रहा है, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ ये बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। तो बी में क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्दर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्मॉल इंक्रीज हो रहा है। और फर्दर इससे आगे और अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जो कर्व है वो क्या हो गया, वो फ्लैट हो गया पार्ट सी में। मतलब फर्दर अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और नहीं बढ़ेगा। तो क्यों, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन फर्दर बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो मान लो ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स अवेलेबल है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हो गया उसका एक्टिव साइट। और यहीं पे ये जो
सबस्ट्रेट है वो आके बाइंड होगा। ये आप देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट है, ये 3 सबस्ट्रेट आके यहाँ पे क्या हुआ, ये बाइंड हो गया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। फर्दर हम यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इतना करते हैं मान लो, तो फिर ये क्या आएंगे, ये सभी के सभी आएंगे और बाइंड होंगे। और पहले कितना बन रहा था, 3 प्रोडक्ट बन रहा था, अब क्योंकि फर्दर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे, अब 5 सबस्ट्रेट हो गए, तो कितने बनेंगे, 5 प्रोडक्ट बनेंगे। तो फर्दर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मान लो ये और हमने बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे आके एंजाइम से बाइंड हुए और हमको एक टाइम पे कितने टोटल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 8 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन अब हम फर्दर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जितना उस टाइम पे प्रोडक्ट बन रहा था उतना ही बनेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एंजाइम्स जो हैं ये जितने भी अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी क्या हो गए, इन सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। मतलब एक टाइम पे जितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और ज़्यादा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में। मतलब कि बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। हम तो इसको ऑलरेडी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, मतलब ये जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, इस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है। फर्दर इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से और बढ़ाते हैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे सारे एंजाइम्स जो है वो सैचुरेट हो चुके होते हैं, ऑक्युपाइड हो जाते हैं बाय दी सबस्ट्रेट। और Km क्या होता है, ये इस Vmax का हाफ Vmax जो है ये Km कहलाता है, मीन्स माइकलिस कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, जब तक कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता। तो इसको हम इस ग्राफ से समझते हैं, देख सकते हैं एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है और रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मतलब एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई यहाँ पे, मैक्सिमम। और फर्दर यहाँ पे अगर टेम्परेचर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से और आगे बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे वही लिखा हो गया है कि एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है इनिशियली जो इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्योंकि क्या होता है जो रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और क्या होता है, एंजाइम जो है अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर वो डीनेचुरेट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो उसका एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट वो बाइंड नहीं हो पाता है और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स Q10 क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी जो इंक्रीज होती है वही उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे बॉडी में जितने भी जो एंजाइम्स होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस में। और TAQ DNA पॉलीमरेज जो होते हैं वो इवन 100 डिग्री सेल्सियस तक भी एक्टिव होते हैं। और प्लांट एंजाइम यूरियस जो होते हैं वो अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस तक इसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है। इसी कारण से जब हम अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन उसी को अगर हम बाहर रख दें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें तो वो जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम टेम्परेचर होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरियल एंजाइम की एक्टिविटी कम टेम्परेचर में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब बैक्टीरियल एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन जो बाहर के जो टेम्परेचर पे उसी बैक्टीरियल एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और हमारा खाना खराब हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर जो है हमारे फूड को प्रिजर्व करता है। अब जानते हैं नेक्स्ट पीएच किस तरीके से अफेक्ट करता है। इस ग्राफ में देख सकते हैं इधर पीएच है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे जैसे हम पीएच बढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस पॉइंट पे, इस पीएच पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है या कह सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी जो है यहाँ पे मैक्सिमम है। और इस पीएच से
ये वाला जो पीएच है, इस पीएच से फर्दर अगर हम पीएच बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि एक एंजाइम का स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होता है और उस पीएच पे वो सबसे बेस्ट काम करते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसको हम बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। क्यों होता है चेंज इन द पीएच, मतलब कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एंजाइम्स केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट का जो अमीनो एसिड होते हैं उसके आयनिक चार्ज चेंज होने की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, जिससे सबस्ट्रेट अच्छे से बाइंड नहीं हो पाते हैं। मतलब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ऑप्टिमम पीएच क्या है वो बिलो, जो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं ह्यूमन बॉडी में एक्टिव होते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच क्लोजर टू न्यूट्रल, दैट इज 6 to 8। ये मेंटेन होता है बाय द बॉडी बफर जो है इसको मेंटेन करके रखते हैं इस पीएच को। तो डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनके ऑप्टिमम पीएच के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके लिए एसिडिक पीएच चाहिए होता है इसको मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने के लिए, दैट इज अराउंड 2 to 3। एसिड फॉस्फेटेस, इसके लिए हमको 4 to 5 जो है ऑप्टिमम पीएच होता है। एमाइलेज जिसके लिए ऑप्टिमम पीएच अराउंड 6.8 होता है। फैक्टर इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम, तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटायंस की जरूरत होती है या कोएंजाइम्स की जरूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं एक्टिवेटर्स के मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम। हमने इसको ऑलरेडी जो है एंजाइम के इंट्रोडक्शन में विद एग्जांपल्स डिटेल में बताया था। और कुछ रेयरली एनायंस भी रिक्वायर्ड होता है कुछ एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटी के लिए, जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज को क्लोराइड आयन की जरूरत होती है। क्लोराइड आयन एक्टिवेट्स सलाइवरी एमाइलेज। और कुछ ऐसे विटामिन जो है ऐसे कोएंजाइम जो है एक्ट करते हैं और बहुत से रिएक्शंस में ये कोएंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के मेटल डिपेंडेंट एंजाइम्स होते हैं। तो कुछ जो है मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं जो मेटल के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होंगे और रिएक्शन करवाएंगे। ये मेटल्स जो है एंजाइम से लूजली बाइंड होते हैं, जैसे कि एटीपेस एंजाइम से मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है लूजली बाइंड होता है। ये मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम है। इनोलेज भी मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट होता है। और कुछ एंजाइम्स को हम मेटलो एंजाइम्स बोलते हैं क्योंकि ये एंजाइम्स से ये मेटल जो है टाइटली बाउंड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिससे जिंक जो है वो टाइटली बाउंड होता है। इसी कारण से इन एंजाइम्स को मेटलो एंजाइम बोलते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से जिंक, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से मोलिब्डेनम और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से टाइटली बाउंड होता है आयरन या कॉपर, और इस एंजाइम्स को हम मेटलो एंजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेटर्स एंड इनिबिटर्स। इनिबिटर्स के प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस होती है और पॉजिटिव मॉडिफायर के प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, किस तरीके से अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जनरली जो प्रोडक्ट बना है रिएक्शन में उसकी अक्यूमुलेशन, मतलब जब वो इकट्ठे होने लगता है तो एंजाइम की वेलोसिटी वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें क्या होते हैं, जो एक्टिव साइट होता है उस एंजाइम का उसमें जाके प्रोडक्ट जो है बाइंड हो जाता है और लूज कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो इनिबिट हो जाती है। और इसी कारण से लिविंग सिस्टम में इस टाइप के इनिबिशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, क्विक रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट जो है क्विकली जो है रिमूव हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है या वो प्रोडक्ट जो है और किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने पाथ में पढ़ा, जैसे ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट का रिमूवल होता है ताकि एंजाइम जो है कंटिन्यूसली रिएक्शन करवा सके। नेक्स्ट आते हैं अफेक्ट ऑफ टाइम। टाइम किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो जितना ज्यादा लंबे समय तक हम एंजाइम को इंक्यूबेट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन क्योंकि एंजाइम्स जो है प्रोटीन नेचर के होते हैं और प्रोटीन का क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है समय के साथ। इसी कारण से समय के साथ जो एंजाइम भी जो है उनकी एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है ड्यू टू डीनेचुरेशन। इसी कारण से एक ऑप्टिमम टाइम
टाइम में ही जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये टाइम अगर वेरिएशन होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड है वो भी अफेक्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। तो एंजाइम को अगर एक्सपोज किया जाए अल्ट्रावायलेट, बीटा, गामा या एक्स रेस में तो ये एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कि यूवी रेस, ये सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देता है क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है डैमेज हो जाता है पेरोक्साइड फॉर्मेशन की वजह से। तो ये हो गया है क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।